सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त रॉकरूस आपके चैनल योर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए ईवीएस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट, ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है बिहार टेट में आए क्वेश्चन जो है मैंने इंक्लूड किए हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट में आने वाले जो है एग्ज़ाम में कभी भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पैटर्न जो है बता के नहीं आता है दोस्तों, कभी भी बदल सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसके लिए दोस्तों जो है शुरुआत से लेकर आखिरी तक ही बने रहिए मेरे साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर दोस्तों। जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए है हिंदू धर्म से, ऑप्शन बी है इस्लाम धर्म से, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन डी है जैन धर्म से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, जल मंदिर का जो संबंध है वो दोस्तों जैन धर्म से है, और इस मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों संगमरमर पत्थरों से किया गया है, और ये मंदिर जो है दोस्तों नालंदा के समीप पावापुरी के तालाब के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो राइट होगा डी राइट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। थोड़ा जल्दी करेंगे दोस्तों क्योंकि रैपिड फायर है, 30 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा। निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है झारखंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, बिहार राज्य की अगर मैं बात करूं तो बिहार राज्य की सीमा जो है दोस्तों यूपी, झारखंड और आपका वेस्ट बंगाल, इन 3 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है। और एक चीज़ और बता दूं, साथ ही नेपाल देश के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई क्लियर। हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो राइट होगा बी राइट होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी मैपिंग वाले जो क्वेश्चन है मैं एक दिन जो है सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैपिंग वाले, तो वो चीज़ जो है डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा हमारे पास। मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला है? ऑप्शन ए है समस्तीपुर, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है मधुबनी, ऑप्शन डी है सुपौल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, मखाना की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मखाना जो है तालाब, झील और दलदली क्षेत्र के शांत पानी में उगने वाला एक जलीय उत्पाद होता है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर, ऑप्शन में बी की बात कर रहा हूँ, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है इसका अग्रणी, ये मतलब जहाँ पर खेती की जाती है। और एक चीज़ और बता दूं कि बिहार राज्य में जो है मखाना का जो कुल उत्पादन जो होता है दोस्तों 88% होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा जो है बी राइट होगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके पास। सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? ऑप्शन ए है कछुआ, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी है फर्न, ऑप्शन डी है व्हेल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, व्हेल की अगर मैं बात करूं तो व्हेल क्या है, व्हेल मछली क्या है, एक स्तनधारी जंतु है ना, स्तनधारी जंतु है। अगर मैं अमीबा की बात करता हूं तो अमीबा जो होता है एक कोशिकी प्रोटोजोआ संघ का जंतु होता है। ठीक है, और अगर सरीसृप की बात आती है तो सरीसृप के अंतर्गत जो है कछुआ आता है, और इसके अंतर्गत मैं बात करूं तो सांप, छिपकली और मगरमच्छ ये भी आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है कछुआ, ये हमारा राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए, कमेंट में सारे देख रहा हूँ सबके आंसर, लेकिन बस नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कराना जरूरी है, जितना ज़्यादा आप लोग सीख सकें। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि तैयारी आपको करना है कि नाम यहाँ पर लेने से वो बेनिफिट है। ठीक है, तो समझदार हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारे सामने। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी है जल संरक्षण, ऑप्शन सी है वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन डी है डॉल्फिन संरक्षण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अभ्यारण्य की अगर मैं बात करता हूँ तो अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है, एक निश्चित स्थान है ना, और एक निश्चित स्थान होता है। और ये क्या है, अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है, अभ्यारण्य जो है एक वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है,
वन्य जीव संरक्षण को प्रदान करता है। और एक चीज़ और बता दूं, वर्तमान समय में जो है वन्य जीव अभयारण्य की जो संख्या है दोस्तों वो है 532। ठीक है, ये जो है प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, वन्य जीव अभयारण्य की संख्या है 532। ठीक है, तो ये चीज़ हुई क्लियर। यहाँ पर सी हमारा राइट है, वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? डायरेक्ट आंसर इसको बताना है आपको। 3 नवंबर को मनाया जाता है, 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है, या 3 मार्च को मनाया जाता है? इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग बताइए। देखिए, लोगों को जो विकलांगता होती है, लोगों को जो हैंडीकैप, इसके बारे में जागरूक करने के लिए जो दोस्तों है 3 दिसंबर को जो है विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा सी हमारा राइट होगा, ऑप्शन सी 3 दिसंबर हमारा राइट है। बहुत बढ़िया, ठीक है, सही कर रहे हैं आप लोग आंसर, 3 दिसंबर हमारा राइट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने ये रहा, रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए हैजा से है, ऑप्शन बी चेचक से है, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस से, ऑप्शन डी मलेरिया से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग राइट आंसर बताइए, तब तक मैं कुछ चीज़ें बता दूं। देखिए, रोनाल्ड रॉस जो है एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। ठीक है, रोनाल्ड रॉस जो हैं एक ब्रिटिश चिकित्सक थे, और इनका जन्म जो है दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में हुआ था। ठीक है, और इन्हें जो है 1902, समझिएगा बात, 1902 में जो है मलेरिया बुखार के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो होगा डी राइट है, डी मलेरिया। ठीक है, डी हमारा राइट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। ऑप्शन ए है डीजल, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है गैस, या फिर है ऑप्शन डी कैरोसिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पर्यावरण के लिए सुरक्षित जो ईंधन है दोस्तों वो है गैस। क्यों है? क्योंकि गैस जो है एक पर्यावरण के लिए सुरक्षित ईंधन माना गया है, क्योंकि ये पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती है। बाकी मैं बात करूं, डीजल, लकड़ी हो गई, कैरोसिन हो गया, इनके दहन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य हानिकारक गैसों का जो होता है उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो हमारा सी हमारा राइट होगा। ठीक है, ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आप तो बता ही देंगे। ठीक है, देखिए, श्वसन के दौरान जो है दोस्तों ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जो है मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस होती है। ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन ये गैस होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई क्लियर। ये तो डायरेक्ट आंसर था, ए हमारा यहाँ पर राइट है। बहुत बढ़िया, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? बताइए, डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी टिटनेस। बताइए इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? देखिए, संक्रामक रोग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो संक्रामक रोग में डेंगू, मलेरिया और पोलियो, ठीक है, ये तीनों आते हैं। टिटनेस हमारा संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है। हाँ, ये चीज़ है कि टिटनेस रोग से जो है हमारी तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी एक चीज़ और बता दूं कि टिटनेस का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग कहते हैं, ये पूछ लिया जा सकता है, इसलिए सुनिएगा, टिटनेस का दूसरा नाम जो है दोस्तों धनुषटकार। ठीक है, या फिर इसको हम लोग जो बोलते हैं लाकजा। ठीक है, लाकजा, ठीक है, लाकजा होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर टिटनेस होगा, डी हमारा राइट आंसर है। तो ये चीज़ हुई क्लियर। ठीक है, टिटनेस का जो है दूसरा नाम लाकजा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, पूछा जा सकता है। ठीक है, लाकजा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, फसल चक्र के दौरान
फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ऑक्सीजन की, ऑप्शन बी हाइड्रोजन की, ऑप्शन सी फास्फोरस की, ऑप्शन डी नाइट्रोजन की। बताइए क्या राइट आंसर होने वाला है? देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको, फसल चक्र को क्या कहते हैं? क्रॉप साइकिल, है ना। क्रॉप साइकिल के द्वारा जो है मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है, नाइट्रोजन तत्व की स्थिरता, ठीक है। क्योंकि ये जो है दलहनी फसलें जैसे होती हैं, जड़ों को जो है नाइट्रोजन को स्थितीकरण करने के लिए जो है इसमें जो जीवाणु पाया जाता है, और उस जीवाणु का जो नाम होता है राइजोबियम लेग्यूमेनिसोरम। समझिएगा, उस जीवाणु का जो नाम है राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम, याद रखिएगा, राइजोबियम लेग्यूमेनिसोरम, ठीक है, ये पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो है डी राइट होगा, नाइट्रोजन, ठीक है, डी हमारा राइट है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? सबसे इजी क्वेश्चन है। क्लोरोक्विन, ऑप्शन बी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए पत्तियों का रंग जो है दोस्तों वो क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, सी हमारा राइट है। बहुत बढ़िया, ठीक है, डायरेक्ट मैं आंसर बता दिया, इसमें तो कोई समझना नहीं। क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है, ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सभी का आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके पास, ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? ऑप्शन ए है हीलियम का, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन का, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन का, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का। बताइए ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए समस्थानिक की अगर मैं बात करूं, तब तक आप लोग आंसर बताइए, मैं क्लियर कर दूं। समस्थानिक क्या होता है भाई? समस्थानिक वो होते हैं जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार जो होते हैं भिन्न होते हैं, वे समस्थानिक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो ड्यूटेरियम निम्न में से किसके समस्थानिक है? ड्यूटेरियम जो है इनमें से जो है हाइड्रोजन, सी हमारा राइट होगा, सी, ठीक है। देखिए एक चीज़ और बता दूं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, सुनिएगा, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है टाइटेरियम, ठीक है, ये 3 होते हैं समस्थानिक, ठीक है। ये चीज़ हुई क्लियर, हमारा सी हमारा राइट है, हाइड्रोजन, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। समस्याग्रस्त, क्वेश्चन नंबर 14 रहा, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है सेमिनार, ऑप्शन बी है क्रियात्मक शोध, ऑप्शन सी है केस स्टडी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? देखिए केस स्टडी क्या होता है पता है? समस्याग्रस्त जो होता है बालक, उसका पता लगाने के लिए जो है केस स्टडी विधि का सहारा लिया जाता है, ठीक है। और इस विधि के अंतर्गत दोस्तों अलग अलग स्थितियों में अलग अलग समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बालक का उचित उपचार हो सके। तो हमारा जो है समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने के लिए जो है केस स्टडी, ठीक है, सी हमारा राइट होगा, ठीक है, सी हमारा राइट है, हाँ जी, सी हमारा राइट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? ऑप्शन ए है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, या फिर इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो फिजिक्स यहाँ पर आ गई। यही चीज़ मैंने बताई थी शुरुआत में आपको कि बिहार टेट में आए क्वेश्चन इंक्लूड हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हमने बताई थी आपको। देखिए दोस्तों, परमाणु में जो उपस्थित होते हैं प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को जो है द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, ठीक है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, ठीक है।
तो ए हमारा जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के केंद्रक में स्थित होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हुई क्लियर। ऑप्शन ए हमारा राइट है। द्रव्यमान संख्या क्या है भाई? द्रव्यमान संख्या क्या है? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के यौगिक को तो द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई है। ऑप्शन ए है ऊतक, ऑप्शन बी है रक्त, ऑप्शन सी है कोशिका, ऑप्शन डी है प्रोटीन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? देखिए अगर दोस्तों मैं बात करूं कोशिका की, तो कोशिका जो होती है सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, सभी क्रियाएं होती हैं और जिन्हें सामूहिक रूप से हम लोग जीवन भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं कि कोशिकाओं से मिलकर मनुष्य का शरीर भी बना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई हमारी जीवन की मूलभूत इकाई, हमारी ऑप्शन सी कोशिका हमारा। ठीक है, कोशिका हमारा राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत। आप कहेंगे यहाँ पर सर फिजिक्स है। देखिए मैंने बताया था कि आपको बिहार टेट में एनवायरनमेंट स्टडीज़ में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शून्य घर्षण वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत आसान है, ऑप्शन बी मुश्किल है, ऑप्शन सी असंभव है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जब तक आप लोग राइट आंसर बताइए मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। अगर घर्षण बल की बात अगर मैं करूं दोस्तों, तो संपर्क में रखी हुई दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का जब बल कार्य करता है, और जो गति करने में जो वस्तु का विरोध करता है यही बल तो घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसकी चीज़ एक बता दें, इसकी जो दिशा होती है सदैव वस्तु की गति के दिशा के विपरीत होती है, इसलिए शून्य घर्षण बल पर सतह पर चलना दोस्तों असंभव होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, क्योंकि ये जो गति करने में वस्तु का विरोध करती है और ये दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है, इसलिए शून्य घर्षण बल पर सतह पर चलना असंभव। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन ए है भारहीन, ऑप्शन बी है अपेक्षाकृत ज़्यादा भार, ऑप्शन सी है अपेक्षाकृत अल्प भार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? देखिए मोटिव आप हमको नहीं करते हैं, आप जो है लाइक शेयर में कमी करते हैं। ठीक है, लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करा करें। आज थोड़ा सा तबीयत भी अंदर से ठीक भी नहीं लग रहा है फ़िलहाल, तब भी लेके क्लास आया हूँ ना। तो अगर दोस्तों मैं बात करूँ तब तक आप लोग आंसर बताइए इसका। गुरुत्वाकर्षण बल की अगर मैं बात कर लूँ, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार जो होगा भारहीनता की स्थिति में आ जाएगी। क्यों होगा भारहीनता की स्थिति में? क्यों आएगी? क्योंकि जो वस्तु का भार होता है, सुनिएगा, जो वस्तु का भार होता है वो हमारे क्या है, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से समझ लीजिए। भार बराबर क्या होता है? भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणनफल गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसलिए जो है गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु में जो है भारहीनता की स्थिति में आ जाएगी। ठीक है, तो ए हमारा जो है राइट होगा। ठीक है, भारहीन, अपेक्षाकृत ज़्यादा भार, अपेक्षाकृत अल्प भार, इनमें से कोई नहीं की बात नहीं हो रही। ए ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, हाँ ठीक। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। सुश्री मेघा पाटकर का संबंध निम्न में से किससे है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत इजी है। बताइए इसका क्या आंसर होगा? वैज्ञानिक अनुसंधान, ऑप्शन बी जल संरक्षण, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी भूमि सुधार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
देखिए अगर मैं मेघा पाटेकर जी की बात कर लेता हूँ तो मेघा पाटेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद हैं, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था मुंबई में हुआ था। बाकी जो मेघा पाटेकर की अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो है स्थापना की थी। तो ये जो है पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। सी हमारा राइट है, हाँ वेरी गुड, सी हमारा राइट है, वेल डन, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये चीज़ हुई क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। ऑप्शन ए है पर्यावरण चेतना का अभाव, ऑप्शन बी है भौतिकवादी सोच, ऑप्शन सी है भोगवादी प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है। देखिए अगर मैं बात करूं कि पर्यावरण असंतुलन का कारण जो है पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव भी है, ठीक है, और बढ़ती जनसंख्या है, ठीक है। तो इस तरह का जो है मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से पर्यावरण का जो है संतुलन बिगड़ चुका है। जैसे मैं बात करूं पर्यावरण चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, तो ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आती हैं इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। तो ये सारी चीज़ें हैं, डी हमारा राइट होगा, ठीक है, डी, हाँ डी हमारा राइट है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, डी हमारा यहाँ पर राइट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 ये है, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र है। ऑप्शन ए है सूती, ऑप्शन बी है रेशमी, ऑप्शन सी है पॉलिस्टर, ऑप्शन डी है रेयान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए अगर बात करूँ मैं दोस्तों कि अगर रेयान की बात आती है तो रेयान क्या है। रेयान तो एक पुनर्जीवित जो है सेल्यूलोज से जो है निर्मित एक फाइबर होता है, ठीक है। रेयान क्या है, एक सेल्यूलोज से निर्मित एक फाइबर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पॉलिस्टर की, तो पॉलिस्टर जो होता है दोस्तों इसका यूज़ हम लोग फाइबर बनाने में होता है, और ये जो होता है एक हल्का, मजबूत और मौसम प्रतिरोधी होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रेशम, रेशमी तो आप सभी जानते होंगे कि ये जो है एक प्राकृतिक प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो आते हैं ऑप्शन ए पर, सूती, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र क्या है, सूती, ठीक है। तो ए हमारा जो है राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सही, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्वेश्चन हमारा ये रहा, पर्यावरण एक स्रोत है। ऑप्शन ए है अधिगम का, ऑप्शन बी है औषधि का, ऑप्शन सी है ऊर्जा का, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण तो जो हो गया औषधि है, अधिगम है, ऊर्जा है, ये तीनों का स्रोत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं कि पर्यावरण से जो है हमें प्रचुर मात्रा में जो है देखिए औषधि भी प्राप्त होती है ना। और पर्यावरण अधिगम की अगर मैं बात करूं तो इससे जो है छात्रों में क्या होता है, सामाजिक और भावनात्मक क्षमता का विकास होता है, ठीक है। और बाकी ऊर्जा तो है ही, ठीक है। पर्यावरण एक स्रोत है, इनमें से सभी, ऑल हमारा ऑप्शन है, ठीक है। डी हमारा राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, ठीक है। देखिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको जो वीडियो आती है, जो नोटिफिकेशन जो होता है ना, आपको तुरंत मिल जाया करे, ठीक है। तो सब्सक्राइब और शेयर करने में कंजूसी ना करा करें, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। रक्त का थक्का बनने में सहायक है। विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तब तक कि मैं कुछ चीज़ें देखिए क्लियर करूँ। देखिए आसान क्वेश्चन होते, ये ना सोचिया करें कि ये तो आसान क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है, लेकिन आसान क्वेश्चन के ऑप्शन से कुछ चीज़ें और जुड़ जाती हैं ना, और चीज़ें क्लियर होती हैं, तो इस चीज़ को समझा करिए, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, देखिए विटामिन ए की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक है। और इसका जो हम बात करें तो रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं विटामिन बी की कमी से क्या होता है बेरी बेरी, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है
थायमीन, ठीक है। तो ये चीज़ पूछ जाता है, इसलिए समझा करें, ठीक है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जैसे विटामिन ई की कमी से जो है हमारी बॉडी की जो होते हैं ऑर्गन्स काम नहीं करते। जैसे मैं बात करूं कि ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पा रही है, ठीक है। और विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम जो होगा दोस्तों वो है टेकोफेरॉल, ठीक है। क्या है? टेकोफेरॉल, ठीक है। ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अब मैं बात करूं रक्त का थक्का बनने में सहायक अगर आती है बात, तो वो है दोस्तों हमारा विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन के हमारा डी हमारा राइट होगा, ठीक है। ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 ये है, जल समस्या का निराकरण संभव है? ऑप्शन ए है जल अपव्यय रोक कर, ऑप्शन बी है समुचित जल प्रबंधन कर, ऑप्शन सी है वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताइए जल समस्या का निराकरण कैसे संभव है? देखिए वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। देखिए वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जैसे आप क्या करते हैं, आप पैसे को कलेक्ट करते हैं, पैसे को बचा कर चलते हैं, है ना। तो उसी तरह जो होता है वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जल का अधिक से अधिक संरक्षण, ठीक है। जल का अधिक से अधिक संरक्षण। अगर मैं बात करूँ समुचित जल प्रबंधन कर, तो इसको दोस्तों कहते हैं वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जल अपव्यय कर, रोक कर, तो वो जो मतलब हम जो वेस्ट कर रहे हैं उसको हमें रोकना, ठीक है। तो ये तो हो गई सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे तो हम जल का समस्या का निराकरण कर सकेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी राइट है, इनमें से सभी। बहुत बढ़िया, वेल डन। अच्छा खेल रहे हैं, आंसर मैं सबके देख रहा हूँ, आप लोगों के आंसर सही हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, दूध से दही का बनना ये क्या है? ऑप्शन ए है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है तापीय परिवर्तन, ऑप्शन डी है नाभिकीय परिवर्तन। बताइए दूध से जब दही बनता है तो वो क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर मैं बात करूं रासायनिक परिवर्तन, देखिए दूध से जो दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन के तहत ही हमें नए पदार्थ की प्राप्ति होती है ना। और जो नया पदार्थ अगर हमें प्राप्त होता है तो जो मूल पदार्थ था वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब रासायनिक परिवर्तन का मतलब हुआ कि जब हम दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से फिर जो है हम दूध नहीं बना सकते, ठीक है, समझ गए ना। तो ये चीज़ होती है रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है। पुनः हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो बी हमारा राइट आंसर होगा, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से क्या है? बताइए। ऑप्शन ए है भ्रमण, ऑप्शन बी है बागवानी, ऑप्शन सी है समूह कार्य, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि क्या है? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। देखिए अगर मैं बात करूं पर्यावरण को जो है बाल केंद्रित शिक्षा बनाने हेतु सबसे उपयुक्त जो आती है, सबसे पहले दोस्तों भ्रमण, ठीक है, बागवानी और समूह कार्य, तीनों चीज़ें होती हैं। क्योंकि इसके अंतर्गत जो है ना बालक क्या करता है, बच्चा क्या करता है, उत्सुकता पूर्वक जो है शिक्षा ग्रहण करता है, एजुकेशन प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर, डी, ठीक है, एक्साइटेड होकर शिक्षा ग्रहण करता है बच्चा, ठीक है। तो इनमें से सभी, डी हमारा राइट है आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? ऑप्शन ए है समुदाय केंद्रित, ऑप्शन बी है शिक्षार्थी केंद्रित, ऑप्शन सी है अध्येता केंद्रित,
ऑप्शन डी छात्र केंद्रित। बताइए बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है, क्या नहीं है की बात हो रहा है दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों कि बाल केंद्रित शिक्षण में जो है छात्र या शिक्षा ग्रहण करने वाले को मुख्य केंद्र मानकर जो है शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इनमें से जो है अगर मैं बात करूं समुदाय केंद्रित, ठीक है, समुदाय केंद्रित शिक्षण जो है वो बाल केंद्रित मतलब जो है चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षण में नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो होगा ए राइट होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है, ए हमारा राइट है समुदाय केंद्रित, ठीक है। तो ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ये रहा। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि क्या है। ऑप्शन ए है व्याख्यान, ऑप्शन बी है आगमन, ऑप्शन सी है निगमन, ऑप्शन डी है प्रयोगशाला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरण शिक्षण की जो है प्रभावशाली विधि क्या है। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं आगमन विधि की, यहाँ पर समझ लीजिएगा तब तक आप लोग आंसर करिए। देखिए आगमन विधि जो है उस विधि को कहते हैं जो एक विशेष तथ्य या घटनाओं का निरीक्षण या विश्लेषण द्वारा जो है सिद्धांत का निर्माण करता है। मतलब आगमन विधि में हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, है ना, ज्ञात से अज्ञात, और विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, और मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर निगमन विधि का, तो निगमन विधि में दोस्तों क्या होता है, इस विधि में हम परिभाषा, नियम और सूत्र को सत्य मान लेते हैं, ठीक है। मतलब इसे जो है विशिष्ट उदाहरण या परिस्थितियों पर लागू करते हैं। जैसे मैं बात करूं निगमन विधि, निगमन विधि जो है दोस्तों नियम से उदाहरण की ओर चलता है। पहले हम लोग नियम, है ना, नियम से उदाहरण की ओर, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर के चलता है, ठीक है। ये चीज़ हुई क्लियर। निगमन व्याख्यान की तो बात ही नहीं है भाई। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि में जो है व्याख्यान चीज़ ये नहीं होता है। बाकी अगर मैं बात करूँ ऑप्शन हमारा डी प्रयोगशाला विधि। भाई प्रयोगशाला विधि क्या होगा, प्रयोगशाला विधि के द्वारा ही है वो जो है बच्चा स्वयं प्रयोग करके की जाती है ना भाई। पर्यावरण शिक्षण की जो सबसे प्रभावशाली विधि प्रयोगशाला होती है, क्योंकि इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति, भाई इस विधि में क्या होता है, जब हमें कोई ज्ञान प्राप्त करना होता है तो इसको स्वयं द्वारा तो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब तक प्रयोग नहीं करेंगे प्रयोगशाला विधि में तब तक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो डी हमारा राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा। पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय स्तर पर, ऑप्शन बी है राज्य स्तर पर, ऑप्शन सी है जिला स्तर पर, ऑप्शन डी है विद्यालय स्तर पर। बताइए पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए लाइक शेयर में बहुत कंजूसी आप लोग करते हो दोस्तों, ठीक है। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, लेकिन यही सोचा कि जो है आप लोगों का लाइव टेस्ट कराना ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें इसलिए तब भी देखिए आपके लिए जो है शामिल हुआ हूँ। लेकिन आप लोग तो ये चीज़ समझ सकते हो ना, लाइक शेयर कर दिया करिए दोस्तों। देखिए अगर मैं बात करूँ दोस्तों पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु जो है जिला स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पर होना चाहिए, ठीक है। इसका निर्माण जिला स्तर पर करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो सी हमारा राइट होगा, बल्कि राष्ट्रीय राज्य विद्यालय इसके बाद में आते हैं, ठीक है। तो जिला हमारा आता है पहले, ठीक है, जिला स्तर पर। ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं जिला के बाद मेरे ख्याल से राज्य स्तर पर जो है लागू होता है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा। TLM का अर्थ निम्न में से क्या है। TLM का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है टीचिंग लाइट मटेरियल, ऑप्शन बी है टीचिंग लर्निंग मेथड, ऑप्शन सी है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन डी है टीचिंग लर्निंग मोमेंट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। TLM का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर टाइप करिए दोस्तों आप लोग। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं TLM क्या है, राइट। TLM का जो फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, ठीक है।
और इसका जो मतलब होता है हमारी अधिगम में प्रयुक्त सामग्री। ठीक है भाई, हमारी शिक्षण में कौन कौन सी सामग्री लेते हैं, जैसे मैं बात करूं आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, श्यामपट्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, चार्ट हो गया, ठीक है, OHP जानते हो क्या होता है? OHP इसका फुल फॉर्म होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, मॉडल हो गई, इन सब सामग्रियों का जो प्रयोग होता है इसमें शिक्षक जो है शिक्षण विधि को सरल और रुचिकर बना सके, इसलिए टीलम। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सी हमारा राइट होगा दोस्तों, सी हमारा राइट है। ठीक है, सी हमारा राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर। आगे आते हैं, ये रहा आपके सामने होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन है, बताइए, ये आप कमेंट बॉक्स में, आखिरी में कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किस मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? बताइए, किस मिट्टी में, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? दोमट मिट्टी में होती है, ठीक है, दोमट मिट्टी में होती है, या फिर बलुई मिट्टी में होती है, या फिर चिकनी मिट्टी में होती है, या फिर जलोढ़ मिट्टी में होती है? बताइए किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में सबसे आखिरी में जो है बताइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हुई कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारी चीज़ें आपका जो है पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, और क्योंकि जो है प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम कभी भी लग सकता है, तो उसमें आपकी यही प्रैक्टिस काम आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों बस आपसे यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करा करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।